फ्रेंड्स, किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो करंट के बारे में जानकारी देता है, जबकि सेकंड लॉ वोल्टेज के बारे में जानकारी देता है। तो ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ वेरियस करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। पहली वाली बात तो है कि सर्किट क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब इसके अंदर एक कोई बैटरी, कम से कम एक बैटरी होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है, और उसके अंदर कोई उस सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स, जैसे कि रजिस्टर्स हो या कैपेसिटर या इंडक्टर हो, ठीक है, ये जरूर होने चाहिए, और वो ऑन होना चाहिए। क्लोज का मतलब वो ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए फिगर बनाता हूँ, है ना। तो देखिए, तो ये कहना चाहता है कि ये एक मतलब पॉइंट है, और यहाँ पर कुछ वायर मिलते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और कुछ ऐसे ले लीजिए, कुछ ऐसे ले लीजिए, मतलब ये पॉइंट को नाम दे दीजिए ओ। तो इस ओ पॉइंट पर कुछ वायर आ रहे हैं और कुछ वायर जा रहे हैं। अब कौन से आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल नहीं कह सकते, तो इसके लिए आपको करंट दिखाना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी इस तरीके से। तो इसको बोल दीजिए I1, इसको बोल दीजिए I2, इसको बोल दो I3, इसको I4, और इसको I5। ये तो अब कह सकते हो कि इस ओ पॉइंट पर 3 करंट आ रहे हैं और इस ओ पॉइंट से 2 करंट वापस जा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, यही आपका जंक्शन या नोड कहलाएगा। रीजन क्या है इस बात का? जंक्शन उसको कहते हैं जहां पर कम से कम 2, मतलब एक पॉइंट पर कम से कम 2 एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2। तो यहाँ पर 5 जुड़े हुए हैं। अब एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, या कोई दूसरे चीज़ें हो। तो यहाँ पर 5 वायर जुड़े हुए हैं, यानी कि 5 रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसको नोड बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी अलजेब्रिक सम होगा करंट का, वो 0 होगा। तो आप ऐसा मान सकते हो इस पॉइंट पर आने वाले और जाने वाले, आने वाले को आप पॉजिटिव बोल दीजिए और जाने वाले को नेगेटिव बोल दीजिए। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट्स पर जो भी करंट आता है और इसे जाता है, वो करंट अमाउंट में बराबर होगा, यानी कि चाहे कितने भी आ रहे हो इस पर, इस पॉइंट पर, और चाहे कितने भी जा रहे हो, उनका आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट होगा। तो आप बोलोगे एट अ पॉइंट ओ, एट पॉइंट टू। तो देखिए, इनकमिंग करंट बोल सकते हो, इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। तो देखिए, इनकमिंग यानी कि यहाँ पर कौन कौन से आ रहे हैं? 3 करंट आ रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, और 2 जा रहे हैं, I4 प्लस I5। अलजेब्रिक सम हमें 0 दिखाना है, तो इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो क्या जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ कि इस पॉइंट पर अलजेब्रिक सम करंट्स का, चाहे कितने भी आ रहे हो, चाहे कितने भी जा रहे हो, वो हमेशा 0 ही रहेगा। अब आता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं इरेज करता हूँ। फ्रेंड्स, ये किरचॉफ का सेकंड लॉ, इसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ये क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इन is equal to algebraic sum of the products of various resistance and the respective currents through in a closed electrical loop। लूप का मतलब सर्किट ही है, ठीक है। तो जब सर्किट बड़ा हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे मैश हो, जैसे जाली होती है, जाली में देखते हैं ना ऐसे करके बने होते हैं इस तरीके से, है ना। जाली होती है ना, कोई भी जाली, तो उसके जाली के अंदर इस टाइप से बने होते हैं, इसको कहते हैं मैश कहते हैं। तो इसी को यहाँ पर लूप कहते हैं, ठीक है।
तो सर्किट कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये कहना चाहता है जैसे कि मान लो सर्किट के अंदर एक बैटरी कम से कम जरूर होनी चाहिए। तो बैटरी की जो वोल्टेज होती है उसको बोलते हैं ईएमएफ, और उससे जो करंट बनेगा और रेजिस्टेंस में जाएगा, तो करंट और रेजिस्टेंस के जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी वोल्टेज बनेगा। तो जो ईएमएफ्स है वो किसकी इक्वल होगा? वो इक्वल होगा द प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव करंट थ्रू इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल लूप। तो जो इलेक्ट्रिकल लूप के अंदर, सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस, उसमें करंट कितना फ्लो रहा है, उन रेजिस्टेंस का करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो वेरियस वोल्टेज बन के आएंगे उनका सम करोगे, उनका सम जो बैटरी है वो कितना ईएमएफ दे रही है उसके बराबर होगा, है ना। तो इसके लिए मैं एक सर्किट बना देता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए ये एक सेल है और इसमें एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और एक और सेल ले लीजिए, एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस ही ले लेते हैं ये, और तीनों को हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। तो ये बैटरी, इसके ईएमएफ को E1 बोल दीजिए, इसके ईएमएफ को E2 बोल दो। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। अब हम पहले ये मान ले चुके हमारा जो सर्किट के अंदर जो करंट देती है वो बैटरी ही से स्टार्ट होगा। तो ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे ये पॉजिटिव है करंट ऐसे जाएगा। तो ये दोनों करंट जब ऐसे करके आएंगे, यहाँ पर चल के आ रहे हैं तो यहाँ पर मिलेंगे, यही हमारा जंक्शन या नोड होगा। और इस नोड पर देखिए कम से कम 3 चीज़ें मिल रही है, 1, 2 एंड 3। तो कम से कम 2 की डेफिनेशन होती है नोड की, ये जंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोड कहलाएगा, जंक्शन भी कहलाएगा। तो यहाँ पर इसको करंट को बोल दीजिए I1, इसको I2 बोल दो। तो यहाँ पर जब दोनों आएंगे इस तरीके से तो एक नया करंट बन जाएगा, क्योंकि अभी बताया था मैंने फर्स्ट लॉ में कि इस जंक्शन पर या नोड पर जो करंट का सम होगा वो आने वाला और जाने वाले की इक्वल होगा। तो इसको बोल दीजिए I, और यही करंट ऐसे करके ये भी I होगा। और जब ये आई होगा तो यहाँ पर ये वापस फिर इस नोड पर, ये सिंगल करंट है, यहाँ पर 2 जगह बढ़ जाएगा। और कितना होगा यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए ये यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, और जब ब्रांच नहीं होती तो करंट सेम होता है, यानी कि यहाँ पर जो करंट है वही करंट यहाँ होगा। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक कोई भी ब्रांच नहीं, तो जो करंट यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो I1 I2 यहाँ पर मिलकर के I बन गई थी, जो वापस जो I है वो I1 और I2 में डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है। आप इनको नाम दे दीजिए कोई, A, B, C, D, E एंड F। तो देखिए ये लूप बन गए 1, 2 और एक खुद भी एक लूप है बड़ा वाला, तो 3 लूप बन जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक हम कोई क्लोज पाथ बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। बहुत से सर्कल टैप में बना लेते हैं, ओवल टैप में बना लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा बना लेता हूँ इस तरीके से। और इसको कैसे दिखाओगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज ही दिखा देता हूँ इस तरीके से। अब इससे फायदा क्या होगा कि देखिए ये और ये डायरेक्शन सेम है, और ये भी डायरेक्शन सेम है, मतलब इसके कंपेरिजन करेंगे हम इससे, इसकी कंपेरिजन करेंगे इससे, और इसकी कंपेरिजन करेंगे इससे, और इसकी कंपेरिजन करेंगे इससे, ऐसी इसकी भी करेंगे सेम तरीके से। तो देखिए जो बैटरी है वो हमेशा करंट देगी, और ये जो करंट है यहाँ पर खर्च होगा, तो जो चीज़ डिसिपेट होती है वो नेगेटिव, और जो दे रही है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये क्या होगा कि यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यानी कि जो करंट इधर है वही करंट इधर है। तो जो E1 है ये तो आपका EMF होगा, और ये क्या होगा I1 R1, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ वेरियस रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टेंस का उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका प्रोडक्ट। तो ये एक ही हो जाएगा, इस तरीके से एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो 3 हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, और ये तीनों प्रोडक्ट का जो वोल्टेज बन के आएगा वो इन दोनों ईएमएफ्स के बराबर होगा। तो इसको नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2 बोल दो, है ना।
तो देखिए फॉर लूप वन, हम लूप वन की बात करते हैं। तो लूप वन क्या है? तो लूप वन है आपका ए बी ई एफ ए, यानी कि ए बी ई एफ ए, तो ये हो जाता है। तो इसको लेंगे पॉजिटिव, मतलब P1 इज इक्वल टू, अब देखिए ये और ये डायरेक्शन अपोजिट है, इसको हमने बेस माना है, इसको हमने रेफरेंस माना है, तो ये सेम डायरेक्शन में इसमें से पॉजिटिव, लेकिन देखिए ये इसके ये अपोजिट में है इसके में, तो इसमें से नेगेटिव लोग हैं, यानी कि E1 माइनस P2 इज इक्वल टू, तो देखिए इसमें I1 यानी कि यहाँ पर I1 ही रहेगी, तो I1 R1 इज इक्वल टू I1 R1, और ये भी अपोजिट है, तो यानी कि ये तो तुम्हारी एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव ले ली मैंने इधर, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके, तो इसको नेगेटिव लोगे, यानी कि माइनस I2 R2, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इधर इसको ट्रांसपोज कर दोगे, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0, ये नंबर 1 बन जाएगा इक्वेशन इसके लिए, लूप 1 के लिए। ऐसे ही फॉर लूप 2, लूप 2 क्या है, बी सी डी ई बी, तो इस बी में हम वही काम करेंगे जो यहाँ किया हुआ है। तो देखो ये सेम डायरेक्शन इसे पॉजिटिव, यानी कि E2 इज इक्वल टू, और ये और ये सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से क्या लेंगे आप इसको IR3, और ये सेम डायरेक्शन में है, ये सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव लिया था, इसको भी पॉजिटिव लेंगे, यानी कि I2 R2, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, E2 माइनस IR3 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बात देखने की है कि यहाँ पर देखिए E2 नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, वो किसकी वजह से है, ये जो हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिया इसकी वजह से, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल इज रूल, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए I1 I2, यहाँ पर I2, यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल आ गया, यानी कि 3 वेरिएबल। हम चाहते हैं कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल कम से कम हो, तो हम क्या करेंगे, I को I1 और I2 में ब्रेक कर लेंगे, यानी कि E2 इन ब्रैकेट I1 प्लस I2 R3 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा E2 माइनस I1 R3 और माइनस I2 R3 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, हमें ये दिखाना था। यहाँ पर आप इसके लिए लिख सकते हो एट, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कॉमन तो नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ यहाँ आप ये दिखा सकते हो, आप यहाँ पर अलग से दिखा सकते हो एट बी पर क्या है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, एंड एट ई पर क्या है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको नंबर
तो ये बोल दो इसको नंबर 4 बोल दो। तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आप चाहो तो इस वाले लूप को भी ले सकते हो, है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं उस वाले लूप को भी बता देता हूँ। तो देखिए, फॉर लूप ACDFA, यानी कि हमें ये वाला लूप लेना है, ये वाला। और यहाँ पर भी आप इस तरीके से अलग से आप चाहो तो इसमें भी ले सकते हो ऐसे करके, लेकिन चलो मैं अलग से दिखा देता हूँ, है ना। तो इसको भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। अब देखो इससे करो इसकी कंपैरिजन। तो यहाँ पर E1 पॉजिटिव आएगा, E1 इज इक्वल टू, और इसमें इस वाले में केवल 2 ही रजिस्टर्स हैं ना। E1 इज इक्वल टू, देखो ये इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा और ये इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, मतलब I1 R1 प्लस I, हाँ यहाँ सिंपल I है तो I R3। और आप इसको क्या करोगे, I को आप वापस I1 प्लस I2 में ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका I1 R1 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3। इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 R3 माइनस I2 R3। इक्वेशन नंबर 5 नाम देते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।